नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी को आज एक के बाद एक कई झटके लगे और उसको सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी फटकार लग गई। सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी। उन पर एक जो मामला गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसको खारिज करने से गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटा और इमरान प्रताप गढ़ी को एक बड़ी राहत दी। तो एक तो ये बीजेपी की यहाँ पर देखा जाए तो मात है और दूसरी तरफ बीजेपी को आज किसान आंदोलन में भी एक झटका ही लगा, क्योंकि डल्लेवाल जी ने अपना अनशन तो खत्म किया ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस पर जो आई है वो काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जानते हैं कि कौन लोग हैं जो इन समस्या का वास्तविक समाधान नहीं चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इशारों में इस बात को कहना ये बता रहा है कि बीजेपी की जो छवि है वो अदालत के सामने कुछ खास नहीं है, और बीजेपी किस तरीके के खेल कर रही है इस देश में उसको अब शायद अदालतें भी समझने लगी हैं। और खास तौर पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पर अब माहौल बदला हुआ दिख रहा है बीजेपी के नजरिए से, और दूसरी तरफ देश का माहौल भी अब बीजेपी के लिए मतलब काफी चुनौती भरा हो गया है। उसको लगातार अलग अलग तबकों से चुनौतियां मिल रही हैं, और इस समय तो मुस्लिम समुदाय ने जिस तरह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उसमें भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आखिरी जुम्मे की जो नमाज है उस पर उन्होंने ये कहा है कि आज आपको सबको काली रिबन बांधकर, काली पट्टी बांधकर आपको ये नमाज अदा करनी चाहिए, और उस पर भी अब बीजेपी परेशान है। और जगदम्बिका पाल जो है वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी थी उसके चेयरमैन, उसको वो कह रहे हैं कि ये सब जो है राजनीति के तहत हो रहा है, और बीजेपी मतलब एआईएमपीएल समझ नहीं रहा है कि हम किस लिए ये सारे काम कर रहे हैं। हम ये सारे फैसले ले रहे हैं ताकि मुसलमानों का भला हो सके, और मुसलमानों का भला करने का दावा जिस तरह से मोदी और बीजेपी कर रहे हैं उसको मुसलमान अब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और इसीलिए आज बहुत सारे लोगों ने काली पट्टी लगाकर जुम्मे की नमाज अदा की। और उधर जिस तरह से इस संभल से लेकर नागपुर और हैदराबाद और तमाम जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर आज मस्जिद के बाहर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिस तरह से पुलिस पहरा दे रही है, जिस तरह से फरमान जारी हो रहे हैं कि आप छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं ये बता रही हैं कि बीजेपी का इरादा, उसकी नीयत क्या है, और उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो बीजेपी बहुत तरीके से वो फंस रही है, और उसको अदालत में भी फटकार लग रही है, और बाहर भी उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संसद में भी बीजेपी की हालत खराब होती हुई दिख रही है। वो जितने मुद्दे उठा रही है विपक्ष उनका तगड़ा जवाब दे रहा है। तो पूरी तरह से बीजेपी घिरी हुई है, और किस तरह से बीजेपी को अदालत में लग रहे हैं झटके पर झटके, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लग गई है बड़ी फटकार, ये भी हम आज इस खरी खरी में चर्चा करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तो किसान आंदोलन, दूसरा इमरान प्रताप गढ़ी, इन दो मसलों पर तो अपनी राय दी ही। तीसरा एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला, मतलब एक याचिका पर वो सुनवाई कर रही थी, उसमें मजाकिया लहजे में उन्होंने ये कहा कि बिहार में जब तक किसी पर आपराधिक रिकॉर्ड जिसका न हो वो मुखिया बनने लायक नहीं होता। ये जो सुप्रीम कोर्ट का मजाक है, भले ही ये ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही गई या उसको तंज के तौर पर कहा गया, लेकिन ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार में जो इस समय कानून व्यवस्था की हालत है उसको उस नजरिए से देखा जाए तो ये एक बड़ा तंज है बीजेपी पर। तो इस समय बीजेपी बहुत सारे मोर्चों पर अलग अलग पहले से वो जूझ ही रही है, और अब हम जिस तरह से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, संसद, सड़क, हर जगह बीजेपी की हालत खराब होती जा रही है। तो किस तरह मोदी अभी अपना ये जो एजेंडा चला रहे हैं हिंदुत्व का और उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को साधने का, उसमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे, और किस तरह बीजेपी के लोग ही मोदी की पोल को खोलने पर आमादा हैं, आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज सुबह से काफी गहमा गहमी है। एक तो जुमे की नमाज, क्योंकि आज आखिरी जुमा रमजान का, उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में एक अलग जोश, एक खुशी, उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन
बीजेपी के राज में इस उत्साह को कैसे एक काबू में करने की कोशिश की जा रही है, ये भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से मस्जिदों के बाहर पहरे दिए जा रहे हैं, बहुत कोई अच्छा दृश्य नहीं बना है। और अमेरिका की जो संस्था है, अगर उसने ये कहा कि यहाँ भारत में अल्पसंख्यकों की हालत ठीक नहीं है, तो सरकार ने एक बार फिर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। लगातार मोदी सरकार यही करते आई है, लेकिन उसके अपने तौर तरीके उसका काम बता रहा है कि वाकई किस तरीके से त्योहार मनाने में भी अब आपको पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात बीजेपी के लिए आज जो 3 झटके एक के बाद एक हम जो कह रहे हैं कि एक तो इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। दूसरी खबर ये आई कि किसान आंदोलन में डल्लेवाल जी का जो अनशन है वो खत्म हो गया और सरवन सिंह पंदेर उनको भी जेल से आज छोड़ दिया गया। तो उन्होंने भी आज मोदी सरकार पर सवाल उठाए, साथ साथ भगवत मान की सरकार पर भी सवाल उठाए। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम किसी वास्तविकता से अनजान नहीं हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोग किसानों की शिकायतों का निपटारा ही नहीं करना चाहते हैं। ये जो एक गंभीर टिप्पणी, इसको आप क्या मानेंगे? क्या ये सीधे सीधे बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि हम जानते हैं कि आप इसका निपटारा नहीं करना चाहते हैं? क्या कहेंगे अमलेंदु जी? आपका जवाब लेती हूँ, पर उसके पहले हम एक बार सुन लेते हैं सरवन सिंह पंधेर को, जो कुछ उन्होंने कहा है, फिर आपका जवाब सुनती हूँ। सुन लेते हैं सरवन सिंह पंधेर को। चाहिए यार, जड़े शरारती तत्व वाड़ के चोरियां कराइयां पंजाब सरकार ने, उन्हां खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है। तुसी भी समर्थन सीगा, आज रिहा किया गया है। जिस तरह आप जानते 19 मार्च को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी और हमारे खेती बाड़ी मंत्री चौहान जी और अन्य मंत्री आए थे, और हमने देखा 1947 के बाद पहली बार हमने देखा कि किसान लीडरों को मीटिंग में बुलाकर गिरफ्तार किया गया। और वो सरकार जो भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहती थी कि इनका आंदोलन केंद्र के खिलाफ है। भगवंत मान जी स्वयं कहते रहे हैं कि जो रोड के ऊपर दीवारें निकाली गई हैं वो मोदी सरकार ने निकाली है। मोदी सरकार किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि रातों रात क्या हुआ, आपने दिल्ली के मंत्रियों की जान बचाने के लिए जहां ईडी के डर से केंद्र के साथ मोदी जी और गृह मंत्री जी के साथ समझौता कर पंजाब सरकार ने बलपूर्वक ढंग से जिस तरह से मोर्चे को खदेड़ा है, ये सवाल खड़ा होता है। और आज हम सवाल करते हैं कि भगवंत मान जी आज भी बताइए, हम इस बात से सहमत रहे हैं कि अगर जहां भी रोड रुकेगी, हमें कौन सा रोड रोकने का शौक है। जहां ये बोला जा रहा है कि आम लोगों को तकलीफ थी, व्यापारियों को तकलीफ थी, ट्रांसपोर्टरों को तकलीफ थी, हम बोलते बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कब कहा था कि रोड बंद की जाए? लेकिन आज भी एक किसान ने खुदकुशी किया। क्या जो लाखों किसान खुदकुशियां कर रहे हैं कर्ज के कारण, जो इतनी बड़ी किसानी परेशान है, उसकी भी किसी को तकलीफ है तो हमें जरूर बताया जाए। तो इसलिए हमें अब लगता है, जब पहले पंजाब पर हमला होता था तो ये अफगानिस्तान से होता था। अब अमरेंदु जी, यहाँ पर सरवन सिंह पंधेर ने एक तरह से दोनों सरकारों का और भगवत मान सरकार पर भी सवाल उठाया, और जो उन्होंने एक अहम टिप्पणी ये की कि 1947 के बाद ये पहली बार हुआ है कि आपने किसानों को बैठक के लिए बुलाया और उधर आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। कहा तो जय जवान जय किसान, और मोदी जी ने उसमें आगे जय विज्ञान भी जोड़ लिया था। वो विज्ञान भी अब एक तरह से पूरा अंधविश्वास की चपेट में आ चुका है। और यहाँ पर इन्होंने जो कहा और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, क्या कहेंगे, ये मोदी के लिए बड़ी फटकार है? निश्चित तौर पर सुमित्रा जी, ये मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए बड़ी फटकार है। और लेकिन सवाल ये है कि फटकार को कोई माने तब फटकार है। तो सरकार मानती ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, वो तो जाके फिर खड़ी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ी हो जाती है। और जिस तरीके के बाहर आकर सरकार की तरफ से तर्क दिए जाते हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि अदालतों को बाकायदा जो है वो सरकार के वकील समझाते हैं कि आप जो है हद में रहिए। ये अदालतों को बताया जाता है कि भाई आप अपनी सीमा के अंदर रहिए। तो ये बताने की कोशिशें होती हैं। तो ये तो 70 सालों में पहली बार बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ये भी 70 सालों में पहली बार हो रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुमित्रा जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फटकार, चाहे किसानों के मसले पर हो और चाहे
इमरान प्रतापगढ़ी के मसले पर हो, दोनों मसलों पर बहुत कड़ी फटकार जो है बीजेपी को की सरकारों को लगाई है, एक तरीके से कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट का डल्लेवाल जी के अनशन पर यह कहना है कि हम जानते हैं कि इसको कौन हल करना नहीं चाहता, ये साफ तौर पर सरकार की तरफ इशारा है, और ख़ासतौर से मोदी सरकार की तरफ इशारा है कि हम जानते हैं कि इनकी समस्याएं हल करना कौन नहीं चाहता। चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि MSP की मांग, जो गारंटी की मांग की जा रही है, वो भगवंत मान से तो की नहीं जा रही है, वो तो केंद्र सरकार से की जा रही है कि आप कानून बनाइए, और ये खुद मोदी जी ने वायदा किया था कि इसकी कानूनी गारंटी दी जाएगी, किसी और ने तो वायदा किया नहीं था। भाई आपने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि MSP की गारंटी दी जाएगी, और जब किसान आंदोलन चला और फिर आपने जो 3 काले कानून वापस लिए, उसके बाद जब आपने कहा कि आपकी तपस्या में कमी रह गई थी, तब भी आपने कहा कि आप कमेटी बनाएंगे, और कमेटी बनी उस पर, और अभी तक उसकी कोई शायद एक बैठक हुई है, और उसके बाद उस पर कोई अभी तक निर्णय आया नहीं है। तो जो वायदा आपने किया था कि 1 साल में ही MSP पे फैसला ले लिया जाएगा, तो अभी तक तो आया नहीं वो फैसला, लोकसभा चुनाव भी उसके बाद हो चुका। तो इसलिए ये कौन नहीं करना चाहता है, ये तो साफ तौर पे समझा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये इशारा किया है। और सर्वमित्रा जी, एक तरीके से कहा जाए कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, इसी तरीके की बात जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने तो जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी उपस्थिति में कहा था कि भाई किसानों, आपके रहते हुए किसानों पर अत्याचार क्यों होता है, इस तरीके के शब्द उनके थे। तो अब थोड़ा सा जो था, चूंकि वो बार बार अपने को किसान का बेटा कहने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं, जब राज्यसभा में कोई बात होती है कि वो किसान के बेटे हैं, तो उनको भी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात सुनना चाहती है, क्या उनकी किसानों की समस्याएं सुनना भी चाहती है, या केवल पूंजीपतियों के हित में ही काम करेगी। अब सरवन सिंह पंधेर की जो हम लोगों ने बाइट सुनी सर मित्रा जी, वो सरवन सिंह पंधेर साफ तौर पर जो है वो भगवंत मान सरकार से सवाल करते हुए मतलब देखे जा सकते हैं, और उनका वाजिब तर्क है कि भाई आप खुद कह रहे थे कि ये सरकार जो है वो किसानों पर अत्याचार कर रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, आप खुद कह रहे थे। और जब किसान आंदोलन चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल भी जो थे वो समर्थन कर रहे थे, मनीष सिसोदिया थे खुद जो थे धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन मंच पर उनको नहीं बुलाया गया, वो राकेश टिकैत जो थे वो मंच से नीचे उतरकर उनसे मिले। तो आपने वहाँ ये किया, वहाँ आप जो थे वो पानी की व्यवस्था करा रहे थे, बिजली की व्यवस्था करा रहे थे। अब आखिर ऐसा कौन सा संकट आ गया कि आपने वहाँ किसानों के ऊपर जुल्म किए, और आपने अपनी मतलब पुलिस से आपने उनके तंबू खड़वा दिए, उनका सामान उठवा लिया। तो ये कौन से संकट था? तो ये साफ तौर पे समझा सकता है। तो अब जो भी आरोप लग रहे हैं, हालांकि सरवन सिंह पंधेर जो है वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और किसान नेता हैं, तो वो तो कह रहे हैं भैया ईडी के डर से आप डर गए, तो हो सकता है ईडी से डर गए हो भगवंत मान भी, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपी लग रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस दिन ये हुआ, किसानों पे वहाँ चले बुलडोजर से उनका सामान उठाया गया, उस दिन भगवंत मान दिल्ली में आकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, और अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे। तो यानी कोई समझौता हुआ, उसके तहत ऐसा हुआ। तो अब हुआ नहीं हुआ हम तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके का आरोप लगाया। तो अब जो सरवन सिंह पंधेर कह रहे हैं उसका भी इशारा साफ तौर पर ये भगवंत मान सरकार की तरफ है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सरमित्रा जी शायर इमरान प्रतापगढ़ी के मसले में जो टिप्पणी की, मैं शायर इसलिए कह रहा हूँ कि मुकदमा वो शायर का ही था, सांसद का नहीं था। चूँकि शायर इमरान प्रतापगढ़ी के मसले पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उनके खिलाफ FIR को रद्द किया है, उसमें बहुत गंभीर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के खिलाफ और गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ भी टिप्पणियां की हैं, और पुलिस के खिलाफ भी टिप्पणियां की हैं, तीनों के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। और ये कहा है उन्होंने कि न्यायाधीशों को भी जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहिए, और वो उसके कस्टोडियन हैं। तो आपको अगर कोई बात पसंद नहीं आती है तो तब भी आप उसकी रक्षा करेंगे। यानी अगर अदालतों के खिलाफ भी अगर कोई बात कही जाती है, तब भी आपको व्यक्ति का जो अधिकार है धारा 19(1) के तहत, उसमें आपको रक्षा करनी है 19(1) के तहत। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणियां जो आई हैं, तो ये अब अगर सरकार इसको समझना चाहे तो समझो, नहीं समझना चाहे तो धूल झाड़ के खड़ी हो जाए। तो सरकार हमेशा सरमित्रा जी धूल झाड़ कर खड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार जो है मोदी सरकार को या योगी सरकार को या गुजरात सरकार को कई बार जो है फटकार लगा चुका है। इसी गुजरात सरकार की, गुजरात हाई कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि पता नहीं वहाँ क्या होता है कि 30-30, 40-40 पेज के जो है वो हाई कोर्ट जो है वो अग्रिम जमानतों पर जो है आदेश करके भेज देते हैं। मुझे ध्यान पड़ता है गुजरात के लिए ये टिप्पणी थी, या दिल्ली के लिए, शायद दिल्ली के लिए थी ये टिप्पणी, गुजरात के लिए दूसरी मामले में, हाँ गुजरात के लिए था कि वहाँ पता नहीं क्या होता है, शायद इस तरह की कोई टिप्पणी की थी। तो बहरहाल गुजरात हाई कोर्ट के बारे में भी कई बार टिप्पणियाँ जो है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है। तो आज की जो टिप्पणी है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो समझी जा सकती है, और काफ़ी सख्त टिप्पणी जो है सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। समिता जी जी बिल्कुल। और इमरान
गढ़ी के बारे में अभी हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है, मेरा ख्याल है कुछ हमारा वो व्यवधान आ रहा है, तकनीकी कुछ दिक्कत हो रही है, शायद अटक, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इमरान प्रताप गढ़ी का, हम एक अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद उनका जो बयान है उसको एक बार सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कहीं एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात, डेमोक्रेसी की बात कही। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रताप गढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बेसलेस एक FIR मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है, आपसे असहमत हैं तो आप पे FIR है, तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। अब आप जो है संविधान के अपने हाथ में लेकर आए हैं और आज जब से फैसला हुआ उसके बाद अब आप हाउस में आए हैं, तो अब इससे क्या आप? दरअसल हमारे नेता राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा और इसको बचाने की लड़ाई हम सबको लड़ना है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि यही वो किताब है जिसने आज मुझे न्याय दिलाया है। तो मैं इस किताब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं इस चीज को इंश्योर करने की लड़ाई लड़ूंगा कि देश संविधान से चले। अमलेंदु जी, यहाँ पर इमरान प्रताप गढ़ी ने कुछ फिर से जरूरी सवाल उठा दिया और उन्होंने जो संविधान का मुद्दा वो जो ले आए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसका तो जिक्र हम कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ जो इमरान प्रताप गढ़ी कह रहे हैं संविधान से देश चलेगा, ये बात राहुल गांधी कहते आए हैं। आज अभी उन्होंने फिर ये जो संविधान दिखा दिया है, क्या मोदी सरकार के लिए ये भी एक बड़ा झटका हो सकता है? क्योंकि एक शायर को आप काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, अभी हम देखा कि कॉमेडियन जो कुणाल कामरा हैं उन पर किस तरह का वो हुआ। एक बार हमको शायद फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। अमलेंदु जी, ओवर टू यू, तब तक मैं थोड़ा रिकनेक्ट करती हूँ क्योंकि जी बिल्कुल समिता जी, आपने सही कहा कि आज एक तरीके से कहा जाए कि एक शायर से या एक कलमकार से जो है वो बीजेपी सरकार हार गई है। और एक शायर के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि साहित्य और कला जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं, गरिमापूर्ण जीवन के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा समिता जी, वो जो काफ़ी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इसमें जो अंश है वो ये भी है कि भले ही बहुत से लोग किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग और कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आलोक में ही ये टिप्पणी शर्मिष्ठा जी की है। और आज संविधान को लेकर जब इमरान प्रताप गढ़ी पहुंचे हैं और संविधान की किताब के जरिए जो है वो जो संदेश देना चाहते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार संविधान को उठा रहे हैं। और ये संविधान शर्मिष्ठा जी हम लोगों के पास भी रखा हुआ और हम भी जो ये संविधान दिखाते हैं बार बार यहाँ बैठकर कि ये संविधान है। तो इस संविधान की बात जहां तक आती है तो इस संविधान पे किस तरीके से लगातार हमले जो है हो रहे हैं, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त आदेश दिया है उसमें इस संविधान की बात की गई है और कहा गया है कि संविधान में क्या क्या वर्णित है और देश संविधान से ही चलेगा।
यही बात इमरान प्रतापगढ़ी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि देश संविधान से ही चलेगा और संविधान की रक्षा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज सुमित्रा जी जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा हुआ है उससे भी अब यही लगता है कि संविधान कितना ज़्यादा जरूरी हो गया। संविधान वास्तव में संविधान के ऊपर खतरे जो राहुल गांधी कह रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले, वो अब भी खतरे लगातार दिखाई दे रहे हैं और वो खतरे कम नहीं हुए बल्कि खतरे वो लगातार बढ़े हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को खींच कर लाता है कि संविधान की बात माननी पड़ेगी, मुल्क संविधान से चलेगा, दस्तूर से चलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि संविधान पे खतरे जो वास्तव में नजर आने लगते हैं। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और इमरान प्रतापगढ़ी की टिप्पणी बहुत कहा जाए एक समीचीन है कि संविधान जो है वो इस समय कितना जरूरी हो गया। संविधान पर बहस भी सुमित्रा जी मुझे लगता है इस फैसले के बाद और ज़्यादा तेज हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अभी वक्फ बोर्ड को लेकर भी जो एक विरोध चल रहा है वो भी इसी बात पर चल रहा है कि आप संविधान के खिलाफ जाकर ये काम कर रहे हैं। अभी जो जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम संविधान के खिलाफ नहीं जाने देंगे। और आज जो AIMPLB ने जो ये अपना प्रोटेस्ट करने का जो तरीका किया है कि हम काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें, और उसके लिए उन्होंने सभी से अपील की है। और असदुद्दीन ओवैसी दिखे भी उस तरह की पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते हुए। और इस पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं। क्योंकि एक तरफ जगदम्बिका पाल फिर इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो है ये राजनीति कर रहे हैं, उनका भी बयान सुनेंगे। लेकिन पहले हम बर्क साहब को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालफत में है और सदन से सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ है तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। सड़क पर नमाज को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। पहले संबल एडीएम ने भी मना। देखिए वैसे तो काफी लंबे समय से अब नमाज सड़क पर नहीं होती है, और जहाँ तक नमाज सड़क पे अदा होने की बात है, कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पे अदा करना नहीं चाहता। और न ही नमाज की हमको सड़क पर अदा करने का मकसद हमारा ये नहीं था जब नमाज पहले अदा करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं या किसी को कोई परेशानी पैदा करें। सिर्फ मस्जिद के अंदर, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है रमज़ान शरीफ के अंदर, कुछ नमाज हम जो है अपने घर पे भी अलग या वैसे पढ़ सकते हैं जमात से हट के भी, लेकिन जुम्मे के दिन की नमाज को मस्जिद में जमात से पढ़ा जाता है। इसलिए उस दिन तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो उस मजबूरी की वजह से मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अगर सरकार इस चीज़ की पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना ये चीज़ गलत है। इस चीज़ की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जहाँ तक छतों की बात है, छत किसी के अपनी आदमी मालिक है, उस पर एतराज करना ये तो बिल्कुल ही संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन है और जो हमारी धार्मिक आज़ादी है उसको छीना। संवैधानिक अधिकार का हनन यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया कि क्यों आखिर सड़क पर नमाज पढ़ने की नौबत आती है, क्योंकि मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है। और ठीक है कोई खुशी से नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर ही रहा है तो कितने देर पढ़ते हैं नमाज? उतने देर के लिए क्या कोई सब्र नहीं रख सकता? थोड़े देर के लिए क्या वहां पर ट्रैफिक नहीं रुक सकता? ये तो एक आपसी जो हम बार बार सौहार्द की बात करते हैं कि सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए, तो ये होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि असहिष्णुता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी बात, जो छत पर जो आज ये संभल में जो ऑर्डर आ गया कि आप छत पे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो अमलेंदु जी मैंने कई बार देखा है छत पर होली वगैरह तो खेली जाती है, पटाखे भी छत पर रखकर अनार और रॉकेट जो है वो चलाए जाते थे पहले। और हमने ये भी देखा है कि जब भी मैच होता है, क्रिकेट का कोई बड़ा मैच होता है, तो वो छत पर स्क्रीन लग जाती है और तमाम लोग एक साथ जुट जाते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं, छत पे पार्टीज हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें छत पे होती हैं। तो नमाज पढ़ने में किसी को क्या तकलीफ है? कोई अपने घर की छत पर अगर नमाज पढ़ रहा है तो उस पर रोक लगाना, ये साफ साफ बता रहा है कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो और हम जैसे बताएंगे तुम्हें वैसे रहना होगा। अब लेकिन जो AIMPLB ने आज जो ये कहा कि आप सब काली पट्टी लगाकर करें, इस पर किस तरह बीजेपी को अब समझ में आ रहा है कि विरोध अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसमें जगदम्बिका पाल जी हैं,
उनका सुन लेते हैं बयान, क्योंकि वो दिख रहा है कि एक अंदर अंदर कुछ घबराहट सी अब बीजेपी को हो रही है। सुन लेते हैं क्या कहा जगदम्बिका पाल ने। नमाज अदा करें। देखिए, आज अलविदा की नमाज है। ये एक बहुत ऑस्पिशियस प्रेयर का डे होता है। पूरे एक माह रमजान का रोजा रखते हैं और ये आखिरी फ्राइडे की अलविदा की है। तो ये पॉयस एक प्रेयर है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए कह रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम और उस समय आपसे कहा जा रहा है काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आज कम से कम इस अलविदा की नमाज पे जो उन्होंने किया है ये शर्मसार करने वाला। एक तरफ वो मजहब के और मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी तरफ कम से कम रमजान जैसे महीने का एक इतना पवित्र त्यौहार उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, काली पट्टी बांधने की बात कर रहे हैं और राजनीति लगातार कर रहे हैं। चाहे पटना में धरने पे गए हों, चाहे जंतर मंतर पे किया हो, चाहे उस पे किया हो। मैं कहता हूँ कि आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है? अभी तो अमेंडेड बिल भी नहीं आया है। अमेंडेड बिल लोकसभा में आएगा और सरकार ने बार बार कहा कि हम एक बेहतर वक्त के लिए बिल ला रहे हैं जिससे कि गरीब, पसमानदा, आम बच्चों को, खवातीन, महिलाओं को फायदा हो। उस फायदे के लिए ला रहे हैं। बिल आ जाए, पास हो जाए, उसके बाद अगर कोई किसी बात से उनको लगे कि किसी अमेंडमेंट से नुकसान हो रहा, तब तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि केवल राजनीति कर रहे हैं, देश के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत पैदा करने की। यहाँ पर जो जगदम्बिका पाल ने बोला, अपने बयान में 4-5 शब्द उर्दू के डाल देने से अगर उनको लगता है कि इससे बात का वजन कुछ बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो अभी भी वही बात बोल रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको सुन लो, सरकार जो बिल ला रही है वो आपके हित के लिए है और आप उसके खिलाफ जाकर धरना करोगे तो वो राजनीति है। मतलब अमलेंदु जी, संविधान ही अधिकार दे रहा है कि आपको विरोध भी आप कर सकते हैं। अभी जो इमरान प्रतापगढ़ी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी की, भाई अभिव्यक्ति, विचारों की आजादी, इसी से जो अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक जो है वो आपको मिलता है। तो अगर हमको इस बात से तकलीफ है कि आपने जो विधेयक लाया वो हमको पसंद नहीं है और हम इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं, तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अब इसको जिस तरीके से ये यहाँ राजनीति करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका कि क्या अल्पसंख्यक अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर उनका कोई संगठन उनको बोलेगा कि ऐसा करो तो वो वैसे ही करेंगे। सारे लोग सुन रहे होंगे, उनका अपना विवेक है, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? हाँ बिल्कुल समित्रा जी, अपना फैसला खुद ले सकते हैं और 70 सालों में पहली सरकार है समित्रा जी कि जो किसानों के लिए बिल लाती है तो किसान नहीं समझ पाते कि ये किसानों के लिए बिल लाया जा रहा है। मोदी जी बता देते हैं कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। मजदूरों के लिए लेबर कोड लेकर आते हैं, मजदूर उसका पूरे देश भर में विरोध करते हैं। मजदूर नहीं समझ पाते कि मजदूरों के भले के लिए लेकर आ रही है। दलितों के लिए मसले पर जो है तो दलित नहीं समझ पाते कि ये सरकार उनकी जो है वो भलमन साथ के लिए लेकर आई है, वो भी नहीं समझ पाते। संविधान को मानने वाले लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते कि सरकार संविधान बचाना चाहती है, वो भी सब सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब मुसलमान भी जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके भले के लिए लेकर आया जा रहा है, वो भी सब खिलाफ कर रहे हैं। मतलब ये सरकार जिसके लिए लेकर आती है वो समझना ही नहीं चाहता कि सरकार उसका भला कर रही है, और ये सरकार सबका भला करती है। सिर्फ अपने 2 मित्रों को छोड़कर, मोदी जी के 2 मित्रों को छोड़कर ये बाकी सबका भला करती है, सिर्फ उन 2 का ही अहित करती है। तो ये जो लोग समझ ही नहीं पाते। तो अब ये जिस तरीके से आप जगदम्बिका पाल साहब बता रहे हैं, हालांकि जगदम्बिका पाल साहब को अब पता नहीं क्या है, क्या समझ बताएं, बहुत पवित्र महीना है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राजनीतिक संस्था नहीं है, ये भी समझना चाहिए जगदम्बिका पाल साहब को। और जगदम्बिका पाल साहब राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, और जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है वो भी एक राजनीतिक प्रक्रिया है, उस राजनीतिक प्रक्रिया के तहत। और जाहिर सी बात है कि जब फैसले राजनीति से हो रहे हैं तो विरोध भी राजनीतिक होगा। तो इसलिए अगर विरोध हो रहा है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? यानी आप एक तरफ लोगों की ज़मीनें छीनना चाहें, आप जो पीढ़ियों पहले लोग ज़मीनें दान कर गए, आप उन दान की ज़मीनों पर भी कब्जा करना चाहें और लोग आपका विरोध भी ना करें, तो ये कैसे हो सकता है कि आप जो ज़मीनें छीनो उसका विरोध भी नहीं हो? इसी तरीके से आप किसानों की ज़मीनें छीनना चाहते थे, किसानों ने आपका विरोध किया।
आप किसानों को एमएसपी देना नहीं चाहते हैं, किसानों ने उसका विरोध किया, और फिर आप चाहते हैं कि आप जो कुछ करें उसका विरोध ना किया जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये जगदम्बिका पाल साहब को समझना चाहिए, और खुद समझे तो समझे, मोदी जी को जाकर समझाएं कि मोदी जी आप जो कर रहे हैं या बीजेपी जो कर रही है, लोग उसको नहीं समझ रहे हैं, लोग उसके विरोध में हैं। तो इसलिए अब लोगों के हित की बात कीजिए। मोदी जी का थोड़ा समय बचा है 75 साल होने में, और आरएसएस के दरवाजे पे उनका जाना, हो सकता है आरएसएस आदेश सुना दे कि भैया मोदी जी अब आप भी मार्गदर्शक मंडल में बैठिए। तो इसलिए उससे जाने से पहले जो है ठीक ठाक करके जाएं, ताकि लोग कुछ याद रखें, वरना इसी तरीके से अगर लोग याद रखेंगे तो ये अच्छी बातें नहीं होंगी। तो ये जगदम्बिका पाल साहब जो वो जाकर समझाएं, मुझे लगता है मोदी जी को। जी बिल्कुल। और जगदम्बिका पाल ने एक बात और भी ये कही कि ये क्या कोई ट्रेड यूनियन है जो काली पट्टी बांधकर वो कर रहे हैं? तो क्या ट्रेड यूनियंस भी गलत होते हैं? मतलब विरोध तो उनको करना है, ये उनका अपना उनकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरह से विरोध करें, लेकिन यहाँ पर किसी के विरोध से भी मोदी सरकार को तकलीफ है। और ये जो तकलीफ है ये दिखा रही है कि अंदर अंदर सरकार जो है विचलित भी हो रही है, क्योंकि पटना का जिक्र भी उन्होंने किया, तो उनको पता है कि बिहार में जो अभी इस समय माहौल बना हुआ है वो भी इनके खिलाफ ही जा रहा है। और इधर महाराष्ट्र में भी अमलेंदु जी, अभी आज की खबर है कि हजरत अहमद चिश्ती दरगाह पर चढ़कर उपद्रवियों ने बवाल मचाया और वो झंडा निकालकर भगवा झंडा वहां पर फहराया। इधर हरियाणा में जो है ईद की छुट्टी ही कैंसिल कर दी गई, और उसके लिए तर्क यह है कि भाई वीकेंड आ रहा है और उसके बाद आखिरी जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, इसीलिए काम करना जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं बता रहे, अब क्या पहले से नहीं पता था कि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन जो 31 तारीख सोमवार को पड़ रहा है, और उसी दिन हो सकता है कि ईद 1 को मनाई जाए या 31 को मनाई जाए? तो सरकार ने अपनी तैयारी पहले से क्यों नहीं की? इधर मोदी बांट रहे हैं, जो सौगात मोदी अभियान जो चल रहा है उसको लेकर भी अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग तंज कस रहे हैं। आज आरजेडी ने अपने कार्यालय के बाहर अलग पोस्टर लगा दिया, उधर उद्धव ठाकरे कुछ बोल रहे हैं, सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। और मुसलमानों ने ये जो इफ्तार का बहिष्कार कर दिया, ये तीनों नेताओं के, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये सारी चीजें क्या मोदी के लिए बिहार चुनाव से पहले काफी उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए समिता जी, मोदी के लिए तो उल्टी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के लिए तो उल्टी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और चिराग पासवान के लिए भी। हालांकि चिराग पासवान तो अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं सरकार के पक्ष में, और वो खुलकर कह रहे हैं कि ये बिल तो बहुत अच्छा है और बिल जो है वो बहुत सही है, वो तो खुलकर कह रहे हैं। अब जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं, यही बात नीतीश कुमार भी अपने मुखार बिंद से उवाच रहे, तो बड़ी कृपा होगी इस देश के ऊपर नीतीश कुमार की, कि वो भी कह दें कि ये बिल बहुत अच्छा है, तो मामला खत्म हो, फिर नीतीश कुमार किधर खड़े किधर नहीं खड़े हैं ये भी मालूम पड़ जाए। तो नीतीश कुमार मुल्क को गुमराह क्यों कर रहे हैं और ख़ुद को भी गुमराह क्यों कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार भी खुलकर आए, जैसे चिराग पासवान अब खुलकर आ गए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी खुलकर आए, उनको भी आना चाहिए खुलकर, मतलब पर्दे के पीछे से छिपकर बातें क्यों कर रहे हैं? तो समिता जी, ये निश्चित तौर पर एक तरह से कहा जाए कि जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि बीजेपी अगर अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा लागू कर रही है या एंटी मुस्लिम एजेंडा लागू कर रही है, तो ये बिना चंद्रबाबू नायडू, बिना नीतीश कुमार और बिना चिराग पासवान के समर्थन के नहीं हो सकता। तो इनका समर्थन है, तभी इस तरीके का एजेंडा लागू कर रहा है। तो इसके लिए बीजेपी का तो साफ है कि उनका अपना एजेंडा है, वो तो अपना एजेंडा लागू करेंगे, लेकिन असली सवाल जो है वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान से हैं कि आप इस एजेंडे को क्यों लागू करवा रहे हैं। ये सवालों के जवाब इनको देने हैं। तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें नीतीश कुमार से सवाल होंगे। अब देखना ये कि नीतीश कुमार जो है वो इस पर क्या रुख अपनाते हैं। जब सदन में आएगा ये बिल तो उस पर वोटिंग में उनकी पार्टी किधर खड़ी रहती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है, फिलहाल लग ये रहा है कि नीतीश कुमार भी इस बिल का सदन के अंदर समर्थन करते हुए नजर आएंगे। समिता जी बिल्कुल। और इधर नीतीश कुमार के लिए या बीजेपी के लिए एक मुश्किल आज सुप्रीम कोर्ट से ही आई है। दरअसल वहां पर एक मुखिया जी के खिलाफ मामला था और उस पर उनके वकील ने कहा कि हाँ, इन पर और पहले भी दूसरे मुकदमे दर्ज हुए और ये गांव की पॉलिटिक्स के तहत ये सब चल रहा है। तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने हंसी हंसी में ये कहा कि उनके साथी जज जस्टिस कोटेश्वर सिंह कह रहे हैं कि अगर किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो वो बिहार में मुखिया बनने योग्य ही नहीं है। ये बात उन्होंने हंसी हंसी में कह दी अमलेंदु जी। लेकिन क्या ये भी सीधे सीधे बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए खास तौर पर बड़ा झटका या एक तरह से तंज है कि देखिए आपसे कुछ नहीं हो रहा है? बिल्कुल समिता जी, ये एक बड़ी टिप्पणी जो है बिहार की कानून व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की समझी जा सकती है। हालांकि ये मौखिक टिप्पणी है और मौखिक टिप्पणी जो है आदेश का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये एक मौखिक टिप्पणी ही काफ़ी कुछ समझी जा सकती है। कल तेजस्वी यादव ने भी बिहार विधानसभा में जो हमला बोला है नीतीश जी के ऊपर समिता जी,
और उन्होंने जो एक सेंटेंस कहा, उन्होंने कहा कि अपराध की खबरों से अखबार लाल और सरकार का मुंह काला। ये तेजस्वी यादव ने कल कहा। तो अब ये अपराध की खबरों से अखबार लाल और सरकार का मुंह काला। अब सरकार अपना मुंह काला शीशे में देखे या ना देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो एक तरीके से वो आईना दिखा रहा है बिहार की सरकार को, यानी नीतीश कुमार की सरकार को, यानी कि एनडीए की सरकार को। और सबसे बड़ी बात ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चूंकि सबसे ज़्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार में है, उसको ये जो है वो एक तरीके से आईना दिखा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस तरीके की है। तो अब इसको स्वीकार करना चाहें और इस पर कुछ कहना चाहें तो कहे बिहार सरकार, और नहीं कहना चाहे तो फिर धूल झाड़ के खड़े हो जाएं कि जज साहब बहुत तेरा हराते रहे, हम हारे ही नहीं। हम लोग यहाँ कहावत है कि जज साहब बहुत तेरा हराते रहे, हम हारे ही नहीं। तो जज साहब ने तो हरा दिया, लेकिन हम हारे ही नहीं, तो हारे ही नहीं है। तो अब नीतीश कुमार जी बता रहे हैं कि 2005 से पहले क्या होता था, अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, मंगल ही मंगल है सब कुछ बिहार में। तो नीतीश कुमार समझा रहे हैं, बीजेपी भी बता रही है सब मंगल ही मंगल है बिहार में। तो अब ठीक है, आप बताते रहिए आप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर रहा है समिता जी इस तरीके की। जी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां कानून व्यवस्था को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, विरोध के अधिकार को लेकर और कानून मतलब सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब सवाल उठा रहा है। और केंद्र की सत्ता पर बने हुए हैं मोदी, तो जाहिर है सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं से है कि आखिर आप किस तरह का देश जो है बना चुके हैं या बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है वो कतई सुंदर नहीं है। जो भारत जिस चीज के लिए जाना जाता था वो भारत अब नजर नहीं आ रहा है। तो ये मोदी के जो 70 सालों में जो कहते हैं कभी नहीं हुआ, तो उन्होंने ये मुमकिन कर दिया कि भारत की शक्ल सूरती वो बदलने में शायद कामयाब हुए हैं। लेकिन संविधान अभी तक बचा है, तो उसलिए उम्मीद भी बची है। और इसी संविधान को आज इमरान प्रतापगढ़ी ने दिखाया, इसी संविधान को राहुल गांधी दिखा रहे हैं। यही संविधान हमारे पास भी है। तो देखते हैं कि आखिर कब तक मोदी कोशिश करते हैं और कब जाकर इस संविधान के आगे नतमस्तक असल मायनों में होते हैं। तो हम नंदू जी आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।